हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज। तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो होती है आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन बता के। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे इनकम जनरेट होगी या जिनसे कुछ कमाई होगी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। वी ऑल नो कि जो हमारी मम्मी होती हैं वो हमारे लिए पूरे दिन बहुत काम करती हैं, लाइक दे कुक फूड फॉर अस। वो पूरे घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धुलती हैं। बट क्या वो हमसे इन सारे कामों के लिए पैसे मांगती हैं? जी नहीं। बट अगर यही काम कुकिंग का वो काम जाकर के किसी होटल में एज अ शेफ करें तो तब वो उस कुकिंग के पैसे लेंगी। तो उस सिनेरियो में वो जो एक्टिविटी है कुकिंग की वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उससे कमाई हो रही है, उससे इनकम हो रही है। ऐसे ही आप देखो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं आपके आसपास। कुछ ऐसी होती हैं जिनसे इनकम जनरेट होती है, यानी कि जिन्हें करने के बदले लोग आपसे पैसे लेते हैं। एंड कुछ ऐसी होती हैं जिनसे जिनके करने के बदले लोग आपसे पैसे नहीं लेते। तो जिनसे पैसे की कमाई होती है, जिनसे इनकम जनरेट होती है, वो आएंगी सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एंड जिनसे नहीं होती वो सारी ऐसे ही नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक कुछ लोग दे डू एग्रीकल्चर, कुछ लोग माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो मतलब कोल माइंस या गोल्ड माइंस से कोयला निकालेंगे या गोल्ड निकालेंगे। या फिर कुछ लोग फैक्ट्रीज में जाके काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनके सीईओ होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो इतने सारी एक्टिविटीज़ में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगर हम इन सारी एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली डिवाइड करें चार कैटेगरीज में तो वो होंगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जहाँ इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज माइनिंग। तो देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली नेचर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एग्रीकल्चर में इंसान क्या करेगा, इस पीस ऑफ लैंड को क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा, इसमें क्रॉप्स उगाएगा। तो वो डायरेक्टली नेचर के साथ इन्वॉल्व है, वो लैंड का यूटिलाइजेशन करेगा, जो कि किस चीज़ का पार्ट है, नेचर का पार्ट है। सेम एग्जाम्पल, जो इंसान माइनिंग करेगा वो क्या करेगा, ये जितने भी आप लोगों के मिनरल्स होते हैं, जैसे क्या हुए आपके डायमंड, गोल्ड या फिर आयरन, कोल, तो इन सबको जा कर के माइन करते हैं। जो भी क्या है नेचर के साथ वो वहाँ पे जाके डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट क्या ऐसा ही काम सोचो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोग, जो मतलब फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। तो जब वो फैक्ट्रीज में जाते हैं तो क्या वो मतलब नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? नहीं। क्या जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, क्या वो नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो आएंगे आपकी सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी, यू ऑल नो, जितने भी ये फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली, वो सभी होती हैं आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, लाइक हुई आपकी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर एंड मैनी अदर सर्विसेज। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी देखो होती तो ये भी सर्विसेज ही हैं, बट ये टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में जो सर्विसेज आती हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊंचे लेवल की होती हैं। लाइक इसमें आएंगी आपकी जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हुए आप लोगों के साइंटिस्ट, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज के सीईओ होते हैं। तो इस तरीके की हाई लेवल वाली सर्विसेज ये आएंगी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। इसके बाद में आप लोगों को ये बुक में एक फैक्ट दिया हुआ है, पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू देयर आउटडोर नेचर ऑफ वर्क। तो जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होते हैं उन लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, क्योंकि उनका आउटडोर नेचर ऑफ वर्क होता है। अब देखो ये मतलब ठीक से क्यों बोला जाता है, और ये मतलब क्या आउटडोर नेचर ऑफ वर्क और रेड कलर को मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसके बारे में मतलब मैंने बहुत पढ़ा गूगल पे, बट कहीं भी कोई अच्छा सा आंसर नहीं मिला।
सो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि इसका असली मतलब क्या है। इसके बाद में जो आप लोगों का टॉपिक है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग टॉपिक है, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के भी आते हैं एंड 3 मार्क्स के भी आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो ये जितनी भी आगे स्लाइड्स हैं जो हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर हैं, ये आपको सभी ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में छाप देनी है, या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिकली आएगा, ये पूरा टॉपिक लिखने को नहीं आएगा, कुछ ही स्पेसिफिकली चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हंटिंग एंड गैदरिंग दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसे ह्यूमन बींग्स, जबकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, तब करते थे। यू ऑल नो, जब इंसान मतलब आदि मानव था, जब वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो वो क्या करता था, वो हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना गुजारा चलाता था। उसे एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, कुछ एनिमल्स को हंट करते थे, कोई जानवर मारा उसको खा लिया, कच्चा या पक्का। जब जब तक फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक तो मतलब जो एनिमल्स वो लोग हंट करते होंगे तो वो रॉ मीट ही खाते होंगे, बट जब फायर का इन्वेंशन हो गया तो मे बी वो लोग उसको पका के खा लेते होंगे। सेकंड, गैदरिंग में वो लोग क्या करते थे कि जो भी आप लोगों का फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, जो भी चीज़ें उन्हें लगती हैं यहाँ के जंगल से, वो उन्हें किसी भी तरीके से खा सकते हैं, तो वो उनको कलेक्ट करते होंगे, गैदर करते होंगे एंड देन उसको खा लेते होंगे। तो ऐसे वो लोग क्या करते थे, ऐसे वो लोग सस्टेन करते थे खुद को। बट ये तो बात हो गई बहुत पुराने ज़माने वाले इंसान की, जब उसे एग्रीकल्चर करना नहीं आता था या वो इतना डेवलप नहीं था। बट हंटिंग एंड गैदरिंग, ये दो एक्टिविटीज़ आज भी दुनिया के बहुत सारे कोनों में प्रैक्टिस की जाती हैं, जबकि हम लोग आज मतलब इतने डेवलप्ड हैं, इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने कर लिया है, इसके बावजूद भी हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी प्रैक्टिस करी जा रही है वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। वाई, क्यों, जब हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर कैसे करा जाता है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, फिर भी लोग वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में हंटिंग एंड गैदरिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, इसके लिए पहले ये समझो कि ह्यूमन बींग्स हंटिंग एंड गैदरिंग में तभी इन्वॉल्व होंगे तब वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकेंगे। एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए भी एक्चुअली में कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक आपको एक प्लेन एरिया चाहिए, आप माउंटेनियस एरियाज पे इतने अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, और आप किसी जंगल में जाके एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। कैसे एग्रीकल्चर करोगे अगर मतलब बहुत पास पास में पेड़ होंगे तो आपको इसके लिए एक प्लेन एरिया चाहिए। दूसरी चीज़, हर एक क्रॉप की कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी, सही है। कभी मतलब आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि अंटार्कटिका में कोई जो है वो फार्मिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे। या फिर आप लोगों ने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि सहारा डेजर्ट में कोई जाके फार्मिंग कर रहा है, या इंडिया के थार डेजर्ट में कोई फार्मिंग कर रहा है, क्यों, यहाँ पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर है। कैसा, हॉट एक्सट्रीम टेम्परेचर है। तो हर एक क्रॉप की एक अपनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, एंड कोई भी क्रॉप हैर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरी चीज़, हर एक क्रॉप की एक वाटर रिक्वायरमेंट भी होगी, पानी भी चाहिए क्रॉप्स को सस्टेन करने के लिए। तो जहाँ ये तीनों फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, या फिर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं मिलेगा, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा। वहाँ क्या होगा आजकल के ज़माने में भी, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो देखो, मैं वैसे नहीं चल रही हूँ जैसे आपको एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक दिया हुआ है, मैं थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाना चाहती हूँ। एंड मतलब एनसीईआरटी जो है ना, एक अलग ही तरीके से दी हुई होती हैं, एंड मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बाकी इसको पढ़ के मार्क्स लाना तो आपका काम है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस कहाँ पे होगी। तो देखो, मैंने भी आप लोगों को बताया जहाँ हैर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी एंड जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होगा। तो पहले आप लोगों के जो रीजन्स आते हैं वो आते हैं नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिले। तो इन लोगों को हम पहले मैप में देख लेते हैं, ये सारी जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई अभी। तो ओके, तो देखो ये बताए हैं मैंने भी, नदर्न कनाडा, यू ऑल नो दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, ये है आप लोगों का नदर्न कनाडा। सॉरी, ये तो पूरा कनाडा ही है, नदर्न कनाडा में ये यहाँ पे ऊपर वाला इलाका आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी भी जो है ये आइस कवर्ड है, जो ये मैप मैंने उठाया है।
तो यहाँ पे मतलब इन लोगों के समर्स भी ऐसे होते हैं एक्चुअली में कैनेडियंस के, जैसे हम लोगों के विंटर्स होते हैं। एंड इन लोगों के विंटर्स तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होते हैं, मतलब परमानेंटली फ्रोजन एरिया रहता है। तो इतने ठंडे क्लाइमेट में मैंने अभी आप लोगों को बताया कोई भी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड इतने ठंडे क्लाइमेट में आपको ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हंटिंग करते हैं। एंड हंटिंग करते हैं ये मतलब कुछ सील्स वगैरह की हंटिंग ये लोग करते हैं। तो देखो ये जो सील्स होती हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आप लोगों की कुछ इस तरीके की दिखती हैं। तो ये जो सील्स होती हैं इन्हें मारते हैं एंड देन इनको खा लेते हैं। सेम केस ये आप लोग का नदर्न कनाडा हो गया, ये हो गया आपका नदर्न यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया वाला एशिया मिलके बन गया यूरेशिया। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। एंड इतनी ज़्यादा ठंड में जो प्लांट्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई ये भी आप लोगों की क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे। तीसरा जो रीजन आप लोगों को बताया गया है वो है सदर्न चिले। तो देखो ये है सदर्न चिले एंड ये पूरी आपकी चिले कंट्री है। ये जो बहुत पतला सा मतलब एक वो दिखता है आप लोगों को लाइन सी, ये पूरी चिले है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा ही एक माहौल सा नजर आएगा, परमानेंटली फ्रोजन सा। परमानेंटली तो नहीं, सर्दी समर्स में ये एरियाज पिघल जाते हैं, बट स्टिल विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। एंड अगेन ये लोग भी किस चीज़ पे सब मतलब सस्टेन करेंगे, हंटिंग पे। और जो आप लोगों के रीजन्स हैं जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस होती है, हंटिंग गई देखो। अब जो एरियाज हैं वो हैं आप लोगों के गैदरिंग वाले। तो इसमें आता है पहले आपका अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अगेन इसको फिर से हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो सॉरी, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये अमेजोन बेसिन कहाँ पे है। अमेजोन आप लोग जानते हो एक रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका में फ़्लो करती है। एंड ये मतलब रफली कुछ ऐसे फ़्लो करती होगी, ब्राज़ील में ये फ़्लो करती है। बट ये जो अमेजोन रिवर है एंड ये जो मैंने आप लोगों को पूरा अमेजोन बेसिन बताया है, ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली बहुत ही घने जंगल हैं। इतने घने जंगल कि मतलब इंसान पैर रखे तो पैर भी रखने की जगह ना मिले, इतने घने जंगल हैं। ये बेसिकली रेन फॉरेस्ट हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि एग्रीकल्चर के लिए आपको प्लेन एरिया चाहिए। यहाँ पे प्लेन एरिया तो है ही नहीं, फॉरेस्ट है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, हंटिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। मतलब हंटिंग करते होंगे यहाँ के लोग, बट स्टिल थोड़े कम लेवल पे होती है। ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रैक्टिस होता है, गैदरिंग। जब इतने सारे फॉरेस्ट हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड देन दे ईट इट। उसके बाद में आप लोग को जो सेकंड रीजन दिया हुआ है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका का। तो ये जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है ये मतलब आप लोगों का लगभग ये वाला रीजन आएगा। अगेन यहाँ पे भी आप लोग को क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी वो मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगेन ये बहुत घने जंगल होते हैं एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल हियर। सो दैट्स वाई जो यहाँ के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अगेन क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे एंड दे विल सस्टेन देमसेल्व्स। फिर उसके बाद में जो तीसरा रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया। तो ये वाला जो रीजन है बेसिकली आपका ये आता है पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो साउथ ईस्ट एशिया के इंटीरियर पार्ट्स हैं लाइक यहाँ पे, तो ये जितने भी पार्ट्स होंगे ना इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया के, यहाँ पे भी अगेन बहुत घना जंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पास कर रहा है। एंड इक्वेटर जहाँ से पास करेगा यू ऑल नो कि बारिश वहाँ पे बहुत अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो जो ट्रीज़ हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे एंड गैदरिंग यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को कुछ कंट्रीज दी हुई है बुक में, लाइक ये हुई पपुआ न्यू गिनिया, ये एक कंट्री है। अगेन यहाँ पे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो बहुत डेंस है एंड यहाँ के लोग गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं। सेम यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स है मलेशिया का, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। तो ये भी रीजन्स आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद में अब हम लोग बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। शुरू से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अर्लियर ह्यूमन बींग्स एनिमल्स हंट करते थे एंड वो कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे। अब ये लाइन दी हुई है आपकी, पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। आज भी लोग, मैंने आप लोगों को बताया, हैश क्लाइमेटिक कंडीशंस में हंटिंग एंड गैदरिंग पर सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल हियर। फिर इसके बाद में आप लोग को बताया गया है कि
जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो आज भी फिश कैच करते हैं, बट आज फिशिंग क्या एक्सपीरियंस कर चुकी है, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्ल्ड में हो चुकी है। तो देखो, ये देखो इंडिया है, एंड आप लोग सभी जानते हो कि इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन है तो क्या है, यहाँ पे समुद्र है ये पूरा, एंड आप लोगों को पता है जो फिश मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा समुद्र में ही तो मिलती है। वैसे इंटीरियर्स में भी फिशिंग होती होगी, बट इतने अच्छे से नहीं हो सकती, आप सभी जानते हो, जितने अच्छे से जब हम उसको किसी ओशन या सी में करेंगे तब होगी। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ के लोग वही फिशिंग करते हैं, बट पुराने ज़माने और अब की फ़िशिंग में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले लोग भाई फिशिंग ऐसे ही करते होंगे, थोड़े अपने वही पुराने ज़माने वाले टूल्स लेके, वो जो कांटा सा होता है उसको ही पकड़ के ये लोग फिशिंग करते होंगे। बट आजकल के ज़माने में क्या हो चुका है कि बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ चुके हैं, जिससे हम एक बार में ही एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फिशेस को पकड़ लेते हैं, जो कि मतलब इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखो मरीन इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग एक्चुअली में ओवर फिशिंग कर रहे हैं। तो आजकल देखो आपके कुछ ये तो मतलब मुझे कोई अच्छा सा फ़ोटो नहीं मिल पाया, बट स्टिल देखो ये लोग कितने बड़े बड़े नेट से जो है फिशिंग कर रहे हैं, फिशेस को पकड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। एंड ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे पुराने लोग, तो ये लोग मतलब जानवरों को मारते थे, बट अगेन इन लोगों के पास इतने अच्छे टूल्स नहीं थे, यही कुछ रूडिमेंट्री से टूल्स थे इन लोगों के पास। बट आजकल आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास गन्स हैं एंड और भी बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग ज़्यादा जानवरों को मार सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो चुका है, आजकल आजकल हंटिंग कहीं कहीं पे क्या होता है कि मतलब थोड़े लालच के लिए करी जाती है। आप सभी लोग जानते हो कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं बाज़ार में, लाइक एलिफेंट के जो वो क्या बोलते हैं उनके दांत, एंड कुछ एनिमल्स की स्किन बहुत महंगी बिकती है। तो ये इलीगल, मतलब बहुत इलीगल हंटिंग हो रही है आजकल वर्ल्ड में, जिसकी वजह से जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं या तो वो ख़त्म ही हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या फिर वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, एंडेंजर्ड हैं। यही देखो, ये चीज़ लिखी हुई है कि जो पहले के ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास बहुत प्रिमिटिव टूल्स थे, जो स्टोन्स के होते थे, ट्विक्स के होते थे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एनिमल्स थे वो मतलब जो किल होते थे वो लिमिटेड होते थे। ऐसा भी हो सकता था कि स्टोन से कोई जानवर ना मरे, निशाना चूक जाए। बट आजकल मैंने आप लोगों को बताया बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, हमारे पास गन्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से निशाना चूकने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। इसके बाद में देखो, ये फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं टॉपिक को। तो हंटिंग एंड गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। तो मैंने आप लोग को बताया ये मतलब सबसे पुराने ज़माने से लेके अब तक जो सबसे पुरानी एक्टिविटी अगर आप कोई देखना चाहो तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग ही है। तो जो गैदरिंग है ये हैश क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रैक्टिस करी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज़, अगेन ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ही हैं। जितनी भी मैंने आपको ये नदर्न कनाडा या यूरेशिया वाला रीजन दिखाया था, यहाँ पे ज़्यादातर कौन रहते हैं, ट्राइब्स लोग रहते हैं। who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing। तो ये क्या करते हैं, ये सारा ही काम या तो प्लांट्स के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, एनिमल्स के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, एंड अपनी ये तीनों नीड्स फुलफ़िल कर लेंगे इन्हीं चीज़ों से। अगर लोग गैदरिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो खाना भी वही फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही खा लेंगे। शेल्टर वो लकड़ी वकड़ी और बैम्बू वैम्बू की लकड़ियों से अपना घर बना लेंगे। क्लोथिंग तो आप लोग कुछ जानते ही हो कि जो कुछ ट्राइबल लोग होते हैं वो आज भी जो पत्तों के कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो ये जो गैदरिंग वाला सिस्टम है ये इतनी मतलब ठंडे क्लाइमेट में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जिन रीजन्स पे ज़्यादातर लोग हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी, उनसे ये तीनों नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फूड, वो किसी एनिमल को हंट करेंगे एंड मतलब दे विल ईट इट। उसके बाद शेल्टर, तो वो क्या करते हैं कि जो एनिमल्स की स्किन होती है ना उससे ही टेंट बना लेते हैं। ये चीज़ आपको मंगोलिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे ही अपना टेंट बना लेते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए ये जो एनिमल की स्किन है इससे जो अंदर माहौल रहता है टेंट के अंदर वो थोड़ी गर्मी सी रहती है।
क्लोथिंग, ये लोग कपड़े भी एनिमल स्किन के ही पहन लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को थोड़ी ज़्यादा गर्मी मिलती है। इसके बाद में ये भी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लोगों को चाहिए नहीं, ज़्यादा पैसा वैसे इसमें लगाना नहीं है, कोई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे। मतलब ये लोग कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही अपने सिंपल तरीके से जानवरों को मार लेते हैं। और ये और चीज़ दे रखी है, द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। तो हर एक इंसान जितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक इंसान जितना प्रोडक्शन करता होगा, जितना मतलब वो फूड प्रोडक्ट गैदर करता होगा या जितने एनिमल्स को वो हंट करता होगा, तो वो काफ़ी कम है और सरप्लस तो होता ही नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इतना इतना फूड जो है वो गैदर कर लिया कि अपनी नीड्स तो सेटिस्फाई कर ही ली, बल्कि अभी थोड़ा और फालतू बच जाए जिससे वो कहीं मार्केट वार्केट में सेल कर सकें, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे होती है, किन किन रीजन्स में होती है। इसके बाद में गैदरिंग इन मॉडर्न टाइम्स। तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़े जो मतलब यही हमारे ट्राइब्स वगैरह थे, जो मतलब नर्दर्न यूरेशिया, कनाडा, चिले, अमेजोन बेसिन, यहाँ पे गैदरिंग को प्रैक्टिस कर रहे थे। बट कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे मतलब थोड़े जिन्हें आप कहो थोड़े से मॉडर्न या सिविलाइज्ड एरियाज, जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उन्हें पता है कि हाँ दुनिया कहाँ आ चुकी है, तो वहाँ पे भी गैदरिंग प्रैक्टिस होती है। तो अभी ये मार्केट ओरिएंटेड है, यानी कि अभी हम लोग, ये कुछ ट्राइबल लोग क्या करते हैं, ये गैदरिंग इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, इनकी नीड है वो गैदरिंग करना, खाना खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर के लिए। बट जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो मतलब थोड़े अगेन जो थोड़े सिविलाइज से एरियाज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गैदरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना होता है या उन प्रोडक्ट्स की कुछ मार्केट में डिमांड है। तो क्या है कि आप सभी लोग जानते हो कि ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि उन पेड़ पौधों से जो है दवाइयाँ बनती हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इसी तरीके की चीज़ों को, कुछ प्लांट्स की लीफ बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, कुछ की bark बहुत ज़्यादा काम की होती है, कुछ प्लांट्स मेडिसिनल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ लोग तो मतलब वहीं पे ही छोटी सी फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लेंगे एंड मतलब कोई ऐसा ही हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह, हैंडलूम तो नहीं मतलब एक थोड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा लेंगे एंड जो वो प्रोडक्ट इसको प्रोसेस करके बनाएंगे उसको मार्केट में सेल कर देंगे। उसके बाद में जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स हैं उनको यूज़ करा जाएगा। लाइक आप लोगों को दिया हुआ है कि जो बार्क है यानी कि जो पेड़ की छाल है उसको यूज़ करा जाएगा क्यूनाइन के लिए। तो देखो ये क्यूनाइन क्या है, तो ये देखो ये होता है, ये कुछ क्यूनाइन शायद इसको गिलोय भी बोलते हैं, नहीं सॉरी गिलोय नहीं बोलते, बट ये कुछ और ही है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसको पानी में उबाल के मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है उन लोगों को ये जो क्विनाइन है ये दिया जाता है। तो क्विनाइन का ये यूज़ हो गया। एंड आप लोगों को ये भी पता है कि जो कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो मतलब जो रबड़ प्लांटेशंस होती हैं जहाँ पे ये रबड़ वाले ट्रीज़ होते हैं, ये देखो ये यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रबड़ वाला ट्री होता है ना, ये इसमें यहाँ पे इस ट्री में कहीं होल करेंगे एंड फिर इसमें से एक वाइट वाइट सा सब्सटेंस निकलता है, जिसको ये यहाँ पे एक बाउल सी लगा देंगे और वो वाइट सा सब्सटेंस इसमें कलेक्ट होता रहेगा एंड फिर उसको वो क्या करेंगे, उसको वो फैला देंगे, वो जो वाइट वाइट सब्सटेंस होगा एंड उससे जो है फिर आपकी रबड़ बनती है। ये चीज़ रबड़ प्लांटेशंस केरल में बहुत होती हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद में आप लोगों को जो दिया हुआ है वो, आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं, जैसे जो टी का पेड़ होता है, चाय का पेड़ होता है, तो वो चाय की पत्तियों को सुखाते उखाते हैं एंड उनसे क्या बनाते हैं, उनसे चाय बन जाती है आप लोगों की। एंड सेम गोज़ विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के सीड्स आते हैं, उनको सुखाया उखाया जाता है एंड देन उनको पीसा जाता है, ग्राइंड करा जाता है, उससे कॉफ़ी बन जाती है। तो ये जो टैनिन इसमें जो टी और कॉफ़ी में आप लोगों का होता है वो एक चीज़ होती है टैनिन। तो ये लोग इन सारी चीज़ों से टैनिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड बेवरेजेस में यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि क्रीम वगैरह में। और भी ये बहुत सारी चीज़ हैं, कुछ से फाइबर्स बनते हैं, कुछ से फैब्रिक्स बनते हैं, कुछ से थैच बनते हैं, और कई जगह पे मतलब नट्स फॉर फूड,
ऑयल्स भी हम लोग निकालते हैं प्लांट से, ये बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं, रबड़ भी, गम्स भी, रेजन्स भी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हम प्लांट से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये आप लोगों को लास्ट में लाइन दी हुई है कि गैदरिंग की का जो चांस है, मतलब एक ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने का, वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है, सॉरी, कि जो आप लोगों के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये मैंने अभी जो आपको रबड़ बताई थी, ये रबड़ तो हम लोग मतलब प्लांट से बना रहे थे, सॉरी, ट्रीज से बना रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि सिंथेटिक रबड़ भी आ जाती है। सिंथेटिक रबड़ जो क्या मतलब वही केमिकल वगैरह, केमिकल प्रोसेसिंग से ही बनती होगी वो। तो वो क्या कहते हैं, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है। उसको बनाने में भी शायद इतनी ज़्यादा लागत नहीं आती है, इतनी कॉस्ट नहीं आती है, एंड वो थोड़ी बेटर क्वालिटी की भी होती है इससे, जो हम ट्रीज से रबड़ निकालते हैं, और कम दामों पर भी बिकती है। इसलिए क्या होता है कि जो आपकी रबड़ जो फॉरेस्ट से निकाली जाती होगी, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बेटर क्वालिटी के हैं एंड जो लोअर प्राइसेस पे मिल रहे हैं। इसलिए जो है, जो 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 हमारे प्रोडक्ट्स कुछ लोग गैदर करते हैं फॉरेस्ट से, तो उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। एंड जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने इन सारे प्रोडक्ट्स को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। तो शायद यही है आप लोगों का बस हंटिंग एंड गैदरिंग में। हाँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।